रंगों की अपनी माया है, रंगों की अपनी काया है, रंगों की एक नई आभा है। रंग क्या काशी क्या काबा है। दोस्तों, रंग बड़े मायावी होते हैं, लाल, पीला, हरा, बैगनी। और ये रंग अपने पीछे जो सत्य है उसको कहीं ना कहीं छिपा लेते हैं। तो जब हमने अपने नए चैट शो ब्लैक एंड व्हाइट की परिकल्पना की तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके सामने रंगों से परे जो सच है, जो सत्य है, सिर्फ उसको लेके आपके सामने आए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जो सत्य होता है वो होता है या काला या सफेद। तो मेरे इस नए चैट शो में जो आपके सामने TGIF लेके आया है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि इस चैट शो में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए कि आज के शो में हमारे साथ एक बहुत खास, हम सबके प्रिय और हम सबके बहुत अजीज मेहमान श्री अनुपम सिन्हा जी हैं। अनुपम सिन्हा जी, आपका ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत बहुत स्वागत है। Hi, I am Anupam Sinha, a comic creator. I have written, drawn some 400 books and created a very popular character, Super Commando Dhruv. I am coming to share my views in black and white in a show hosted by Amit Shankar and presented by the Great Indian Literary Festival. So, no blues, no red, no yellows, just black and white with my true colors. अनुपम जी के बारे में मैं खुद कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं माइक इनको दूंगा कि वो अपने बारे में आपको खुद बताएं। लेकिन यकीन जानिए, अगर अनुपम सिन्हा इस देश में नहीं होते तो हमें नागराज या सुपर कमांडर ध्रुव जैसे चरित्र कभी नहीं मिलते। हम सिर्फ आर्चीज पढ़ रहे होते और फैंटम पढ़ रहे होते, हिंदी कॉमिक का अस्तित्व ही शायद हिंदुस्तान में नहीं होता। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ आपने अभी कहा, ये एक कॉन्शियस एफर्ट था कि हाँ, जो भाषा है और जिस भाषा का अब क्षय हो रहा है, डिप्लीट हो रही है लैंग्वेज, उसको फिर से प्रतिस्थापित करना है। भाषा के देखिए 4 पहलू होते हैं मेरे हिसाब से। सुनना, बोलना, देखना और लिखना। तो सुनना और बोलना तो बहुत प्रचलन में है, हिंदी बल्कि ऊपर जा रही है और उस समय भी जा रही थी। टीवी सीरियल्स आ रहे थे, फिल्म, हिंदी गाने, सब काफी अच्छा कर रहे थे। लेकिन पढ़ने वाली हिंदी और लिखने वाली हिंदी वो गायब हो रही। और चूंकि पढ़ने वाली और लिखने वाली गायब हो रही थी तो कोई भाषा नहीं जानना चाहता। सुनना समझना अलग चीज है और भाषा जानना अलग चीज है। का लिखना, खा लिखना जोड़ के उसको पढ़ना, इसमें किसी की दिलचस्पी थी नहीं। इसको देखकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। और चूंकि मुझे ये भी लगा कि मेरा अपना अनुभव कि मुझे पढ़ने में जो रस आया वो एक बहुत ही यंग एज से आया। थोड़ा बड़ा होकर मैं पढ़ता तो शायद रस नहीं आता हो। तो मैंने कहा इसी उम्र के बच्चे अगर कॉमिक पढ़ना शुरू करेंगे और इस भाषा में पढ़नी शुरू करेंगे तो इस भाषा से वो परिचित होकर कल को और दूसरी किताबें और हो सकता है थोड़ी मैच्योर कंटेंट पढ़ें। तो शुरुआत मेरी तो देखिए जो आपने की वो सही थी। इधर आना था ये तय नहीं था, लेकिन जब आ गया तो ये करना है, ये तय। अच्छा, एक आपकी बातों से एक जो दूसरा प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है, जो हृदय में आता है, वो ये है कि हिंदी का चयन आपने सोच समझ के किया था या हिंदी का चयन क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा थी इस वजह से हो गया? सोच समझ के किया था। उसका कारण था, भाषा से तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, परिचय हमारा जो होता है कम से कम भारत में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कहानी की किताबें पढ़ने पर तो अधिकतर, मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, अधिकतर घरों में पिटाई हो जाती थी। नॉवेल जैसी चीज दिख गई अगर तब तो, और अगर हिंदी की नॉवेल हुई तो समझिए कि पिटाई निश्चित है। कॉमिक में भी कई हमारे पाठकों ने मार खाई है और मैंने सर्किल भी पढ़ा, मैंने डायमीटर भी पढ़ा, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जब मैं धीरे धीरे 80 के दशक में एंटर हुआ, कंप्यूटर लहर आ रही है सुन के, तो हिंदी एकदम से गायब होने लगी। तो इसीलिए उस जमाने के लोग आपको जो हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़े हैं वो आपको ज्यादा समझदार नजर आएंगे आज की पीढ़ी के बच्चे। आज भी अगर ये हिंदी खोल देते हैं पठन पाठन में बच्चों के स्कूल में तो बच्चे ज्यादा लाभान्वित होंगे। हमारे यहाँ से जो पौध निकलेगी वो किसी भी देश को मात देते। तो जब मैंने देखा कि हिंदी गायब हो रही है तो ये कहीं ना कहीं शब्द तो इस्तेमाल करेंगे ना, वरना लुप्त हो जाएंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा या कभी आपको इस बात का लोभ नहीं हुआ कि मुझे एक कुछ अंग्रेजी भाषा में भी कोई कॉमिक्स शुरू करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा, नहीं करते थे। कई मुझे
पब्लिक स्कूल में जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जहां उसके बच्चे भी मिले, शुरू में वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उन्होंने कभी हिंदी कॉमिक पढ़ी। वो अस्तित्व से ही इनकार करते हैं कि हिंदी कॉमिक होती है, अच्छा हिंदी में भी आती है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो खुलते हैं तो बताते हैं कि नहीं, हम बस में जाते थे तो हम बस में हम पढ़ते थे उसको, स्कूल में तो नहीं पढ़ पाते थे, फिर घर में भी छुप के पढ़ते थे, हमने हिंदी सीखी इसके लिए, जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखा। ये स्वीकार करते हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि एक अपराध बोध है जी। कि मैं हिंदी में कॉमिक पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा निम्न स्तरीय हूँ, या हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ थोड़ा निम्न स्तरीय हूँ। ये स्तर वाली बात जो थी, ये कहाँ से आई मुझे पता नहीं। जहाँ पे प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर की सब हिंदी में ट्रांसलेट होती, शरद चंद्र हिंदी में पढ़े जाते, सबको हिंदी में पढ़े जाते। हिंदी में ये कहाँ से आया कि हिंदी निम्न स्तरीय है, मुझे पता। और ये कौन लाया, मुझे यह भी पता। हिंदी बेहतर है, मुझे कैसी आई मुझे यह भी पता। हमको जो माहौल मिला पिताजी की तरफ से, उसमें तो हिंदी, अंग्रेजी, हर भाषा का अपना महत्व था। हमारे घर में इंग्लिश की नॉवेल का भी उतना ही बड़ा कलेक्शन था जितना बड़ा हिंदी की नॉवेल। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके मन में कभी ये भाव नहीं आया कि काश आपने सुपर कमांडर ध्रुव का निर्माण ना करके अगर आपने फ्लैश गॉर्डन का या फैंटम का निर्माण किया होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ध्रुव या हिंदी कॉमिक ध्रुव का निर्माण किया या हिंदी कॉमिक पे अपना समय दिया। क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक बहुत बड़ी का मतलब बहुत ही बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसने, अगर हिंदी कॉमिक नहीं होती तो उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, कॉमिक भी जाने थी। बिल्कुल ठीक बात। आजकल जो लोग कहते हैं कि आपने हमारे बचपन में रंग भर दिए, आप हमारे बचपन के अभिन्न अंग रहे हैं, ये सुन के लगता है कि हाँ कुछ किया उनका। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ कॉमिक था, मनोरंजन था, उन्होंने पढ़ा फिर भूल गए। एक कहीं ना कहीं जब आप अपनी भाषा में काम करते हैं तो एक चरित्र निर्माण भी होता है, राष्ट्र निर्माण होता है, क्योंकि आपकी भाषा से सब कुछ जुड़ा हुआ। भाषा से ही आपकी संस्कृति है, भाषा से ही सोच है। नहीं, मैं आपसे कुछ आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। इससे मैं आपका बहुत स्पष्ट जवाब चाहूंगा। आपको क्या कभी नहीं लगा कि अगर आपने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके अगर आपने विदेशियों के लिए कॉमिक का निर्माण किया होता तो आज आपकी जान पहचान और आपकी साख सिर्फ हिंदुस्तान में ना होके पूरे विश्व में होती? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैंने अगर उधर समय दिया होता और इधर नहीं दिया होता तो मैं घाटे में रहता। अच्छा, क्यों? तब मुझे जो अभी जानने वाले, चाहने वाले, मुझे दिल से मानने वाले, मेरी मेहनत को सराहने वाले, प्रत्युत्तर देने वाले जितने लोग हैं, मुझे ये कभी नहीं, इनका मुझे 1% भी नहीं मिलता। पर सर आप एक बात बताइए, वो या पोएट हो उसको तो ये तो हर लोग मतलब तैयार रहते हैं कि भाई मैं किसी तरह यूएस में पहुंच जाऊं, मैं यूके पहुंच जाऊं, मुझे कोई वेस्ट से बुला ले, मैं किसी तरह वहां पे जाके फिट कोई हो जाऊं। तो अगर इस कला का एक बड़ा प्लेटफॉर्म विदेश में है तो उसको उस तक पहुंचने में हर्ज क्या है? और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके लिए भाषा का त्याग तो आपको करना होगा। तो आपने ये रास्ता क्या चुन नहीं पाए या आपने चुनना चाहा? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहा। मैं चाहता था कि मैं किसी बड़ी चीज में जाकर शामिल हूँ। इससे बेहतर यह है कि मैं यहाँ पर चीज को बड़ा बनाऊं ताकि वहां की बड़ी चीज आकर कहे कि देखिए हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कभी हुआ? हो सकता था और अभी हो भी सकता है। बातचीत चलती रहती है और अभी भी शैशव काल में ही है उनकी। तो बाहर तो कॉमिक 1930 से 1940 से आ रही है, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले से आ रही है। वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू ही समझिए, 2 में उसने काफी रफ्तार पकड़ी थी। हम लोग तो अभी 90 में शुरू किया, हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई शुरुआत करेगा ही नहीं, भारत में भी यही मान सकती, जो भारत में जो भी काम करता है आर्टिस्ट वो यही सोचता है कि यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, अपना एक आधार बना रहा हूँ, और इस आधार पे ये जो मैं काम करूंगा इसकी गुणवत्ता दिखाकर मुझे बाहर की कॉमिक में काम मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना पैसा मिलता है और इतना ये मिलता है। लेकिन वहां पर भी आपको मैं काम करना चाहता हूँ पहचान के लिए, पैसे के लिए। मेरे काम की पहचानो और काम से मेरी पहचान। जब आप समुद्र में पहुंच जाएंगे तो वहां मछली गिनेगा कौन? और वहां आप अपने क्षेत्र को समुद्र कभी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद समुद्र में जाके मिल गए। अच्छा, आपकी इस बात से जब आप मुझे ये जब अपना विचार जब आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि बदले परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इसको और साल के साथ जोड़ूं, 2014 के पश्चात जो भारत में एक जो राष्ट्रवाद का भाव जो बहुत खुल के सामने आया है, चाहे वो राष्ट्रवाद भाषा में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे बोल चाल में हो, चाहे राष्ट्रगान में हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज में हो, तो एक राष्ट्र
राष्ट्रवाद जो 2014 के पहले जो कहीं नेपथ्य में था, वहां से जो सामने आया है, उस राष्ट्रवाद के भावना के साथ आप सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे जोड़ के देखते हैं? उस राष्ट्रवाद की भावना को छोटे बच्चों और युवाओं तक ले जाने में आपके हिसाब से आपके जो किरदार हैं उनका क्या रोल प्ले होगा? कि राष्ट्रवाद जो है, जितने भी हीरोज हैं हमारे, जितने भी पात्र हैं, सब राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद को हम पूरे राष्ट्र से जोड़ते, हम किसी एक प्रतीक से या किसी एक घटना से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे एक देश है, हमारा देश है, अगर दुश्मन देश चीन, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, कभी हमारी लंका से झड़प हुई तो हम उसके खिलाफ एक कहानी लिखेंगे कि ऐसा हुआ और हमारे हीरो ने उसमें ऐसा। लेकिन लोग गलती से राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ देते हैं, बहस धर्म की तरफ उड़ जाते हैं। और हमारे जितनी भी किताबें हैं आज तक भी, मतलब मैंने करीब 400 किताबें लिखी हुई हैं, उनमें किसी में भी आपको राष्ट्रवाद बहुत मिलेगा और उसको पढ़ने वाले आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे। मेरे पढ़ने वालों में हिंदू हैं, मुस्लिम भी बहुत हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन कॉमिक के अंदर आपको कभी भी किसी भी धर्म की तरफ की बात करते नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ ये वास्तव में जिसको हम चाहते हैं ना, सेक्युलरवाद, यही है। हम सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं, सिर्फ राष्ट्र, वर्तमान राष्ट्र। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आज जब राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा भाव बन के हम सबके सामने है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि सुपर कमांडो ध्रुव जैसे जो चरित्र हैं उनका दायित्व और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? अमेरिका ने यही किया। अमेरिका में राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा प्रतीक सुपरमैन बना, बिल्कुल उन्होंने उसको लिया, उसका विरोध नहीं किया। आजकल आज की तारीख में हर अमेरिकन अपने आप को सुपरमैन से जोड़ता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, उसकी एथनिसिटी इटली हो, यूके हो, कहीं की भी हो, वो अपने आप को लेकिन सुपरमैन से जोड़ेगा अगर वो अमेरिकन है। तो एक हीरो तो चाहिए होता है कहीं। मैं तो बल्कि पात्र मैंने सुना, सुपरमैन तो क्या राष्ट्रवाद का प्रतीक है। जो पात्र होते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो उनका सिम्पसन आता है, ही इज मोर पॉपुलर देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। राइट। तो एक पात्र तो चाहिए होता है राष्ट्रवाद के संकेत के रूप में, बिल्कुल चाहिए। और आपकी इसी बात से मेरा दूसरा प्रश्न है कि आज जब देश को कुछ ताकतें छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रही हैं, कमांडो ध्रुव को एक राष्ट्रीय हीरो की तरह देखें, जैसा आपने कहा यूएस में होता। तो पहली बात तो ये क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी बात ये हो सके उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाए? अमित जी, प्रयास क्या किया जाएगा मुझे सही में पता नहीं। मैं इस बारे में मैंने कभी विचार नहीं किया, और मेरा मानना है कि ये चीजें स्वतः होती हैं, इनकी स्वीकार्यता जो होती है स्वतः होती है। इसको हम किसी स्तर पर जाकर किसी के सामने उसको रखें और उसको कहें कि तुम मानो इसको, ये हो नहीं पाता। तो मेरे हिसाब से पात्र होना चाहिए जो एक देश के मानस से जुड़ा हुआ हो, जो देश की बात करता हो, एक राष्ट्र की बात करता हो, और उस राष्ट्र के अंदर जो भी रह रहे हैं सबकी बात। लेकिन उसको किस तरीके से प्रतिस्थापित किया जाएगा, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ मानसिकता है कि किसी भी सोच के उसको ठप्पा लगाने के लिए, मुहर लगाने के लिए बाहर की तरफ ही देखते हैं। अगर आज के दिन में कोई यूके की कंपनी या कोई अमेरिकन कंपनी कह देगी हाँ भाई सुपर कमांडो ध्रुव जो है वो मुझे भारतीयता का प्रतीक लगता है, ए सिंबल ऑफ नेशनलिटी इन इंडिया, तो उसको 500 लोग ले लेंगे। मेरे कहने से नहीं होगा। ये भारत की मानसिकता है अभी भी, लेकिन मैं नहीं चाहता बिल्कुल कि इस तरीके से हो, क्योंकि ये मेरे विचारों के विपरीत। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको कभी मन नहीं किया कि सुपर कमांडो ध्रुव पे कोई फिल्म बने? कुछ तरफ कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, या कुछ लोगों से बात भी चल रही है या? बिल्कुल प्रयास चल रहे हैं, बात चल रही है, लेकिन ये प्रयास जो है ना हमारे, आप तो क्रिएटिविटी से ही जुड़े हैं, आपको इस बात का अच्छा अंदाज होगा। बाहर जैसे काम होता है हमेशा, जैसे एक कंसेप्ट है सुपर हीरो का, या मान लीजिए एक नॉर्मल कहानी का भी, वो एक नॉवेल उठाते हैं, वो एक राइटर उठाते हैं और उस पर एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखना उनके यहाँ बहुत कम होता है। बिल्कुल ठीक बात होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वो पहले से मौजूद किसी किताब को या किसी स्क्रिप्ट को उठाते हैं, पढ़ते हैं, और उनको लगता है कि ये अच्छी है तो उस पर बनाते हैं। उस राइटर को वो कहते हैं कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए, अपना कंसेप्ट बताइए। हमारे ऐसा नहीं हो, अब होना थोड़ा बहुत शुरू हो गया है। जैसे किसी तैराक को देख के लोगों को लगेगा अरे हाथ पैर मारा और तैर गया ये तो, लेकिन जब वो पानी में जाएगा तब पता चलेगा कि हाथ पैर मारना तैरना नहीं होता। उसके लिए एक मानसिक संतुलन पहले चाहिए, फिर शारीरिक संतुलन चाहिए।
तो भारत में अभी हमारा मानसिक संतुलन नहीं बना है, अभी शारीरिक संतुलन ही चल रहा है। हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। बहुत सारी आपने भी देखी होंगी भारत में, इधर फैंटेसी पर आधारित फिल्में आ चुकी हैं और कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को लिया जाए या स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए। कॉपीराइट होता है, मैं इसको कॉपीराइट के लिए कितने पैसे दूं, किस शर्त पे दूं, क्यों दूं, मैं खुद बना लूंगा, वो मेरा होगा। बहुत सारी सोच चलती है। जब अगर कोई सही आदमी आएगा तो जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाहर भी देखिए, बाहर भी डीसी मार्वल को जब तक डिज्नी ने नहीं लिया था तब तक फिल्म इस तरीके से नहीं बनती। डिज्नी के आने के बाद से जब सारी चीजें एक जगह पर एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई, तब डिज्नी ने बनानी शुरू। अगर डिज्नी मार्वल से राइट लेता और फिर बनाता तो कभी नहीं बनी। जब उसने पूरे राइट ले लिए तब उसने फिल्में बनानी शुरू की। हो सकता है भारत में भी ऐसा ही कोई बड़ी कंपनी आए, सारे पात्रों को इस तरीके से अपने अंडर में ले ले, फिर वो फिल्में भी बनाए। लेकिन अभी निकट भविष्य में नहीं दिखता ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए सर, मुझे शायद आपने ही बताया था या मैंने कहीं पढ़ा कि आप आज भी जितनी इलस्ट्रेशन या ड्राइंग आप करते हैं वो सारा कुछ आप हाथ से करते हैं, कह सकते हैं? जी बिल्कुल। मतलब सुपर कमांडो, ध्रुव, नाग, जितनी कॉमिक आप बनाते हैं वो सारा हाथ से होता है? बिल्कुल। मतलब आईपैड, वो कैम, कुछ नहीं? नहीं, और अगर आप हंसे नहीं तो मैं आपको, और आप ब्लैक एंड व्हाइट पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ जी। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मेरे पास काम की कोई टेबल नहीं है। अच्छा। मेरा जो काम का सामान है वो जो बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें रहता है जी। मुझे एक पेंसिल, एक रबर, एक इरेजर और एक पेंसिल छीलने को कटर चाहिए होता है जी। और लाइन खींचने को कभी कभी जो मैं पैनल वगैरह सेट करता हूँ उसके लिए मुझे सेट स्क्वायर चाहिए जी। इसके अलावा मेरे पास मुझे कोई खास जगह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी खास एंगल की जरूरत नहीं है। मैं बस जहाँ बैठ जाता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ बैठ। क्या बात। और आप अच्छा ये भी बताएं हमारे आप सुनने वालों को, देखने वालों को, एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं? देखिए, काम तो सतत चलता रहता है, काम नहीं भी कर रहे हैं। काम के बहुत सारे मेरे पहलू हो गए, कहानी लिखना, ड्राइंग करना, और भी छोटे छोटे काम रहते हैं जो कि क्रिएटिविटी से ही जुड़े हैं। सब मान के चलिए तो मैं दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता हूँ रोज। कोई इसमें सैटरडे, संडे, वीकडे, वीकेंड कुछ नहीं है? कुछ और काम आया तो कर लिया, नहीं तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मेरा शौक ही यही है जी। तो मैं इससे हटके, ये शौक भी है। और बल्कि हाँ, मुझे एक बात का अफसोस होता है, मुझे अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं मिलता। वो मैं खुद लिखने में, मैं पढ़ाने में ही इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं कोई भी किताब पूरी नहीं पढ़ पाता। मुझे उसको बहुत टुकड़ों में पढ़ना पड़ता है। कई बार 2-2 महीने, 3-3 महीने तक मैं पढ़ता रहता हूँ उसको। मैं कोई फिल्म नहीं देख पाता, बिंज वॉच तो कर ही नहीं पाता। मैं फिल्म भी 10 मिनट, 15 मिनट के टुकड़ों में देखता हूँ। सर, आप जहाँ पे बैठे हैं, आपके आसपास कुछ आपके हाथ से खींची हुई कुछ अगर ड्राइंग्स हो तो वो अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, दिखाता हूँ। मेरी ड्राइंग जरा आप दिखाइए, मेरा वो ले आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ ये बुक्स हैं, ये देख सकते हैं। मैं कुछ टाइटल्स दिखा देता हूँ। जैसे कुछ बुक्स यहाँ रखी हैं, जैसे देखिए ये एक है चुनौती, ये है अवशेष जी, ये हेड्रॉन। ये किताब इसी परिकल्पना पे बनी थी कि जो आपका हेड्रॉन कोलाइडर है, ये उसके बेस पर करके ये बुक बनी थी कि जिसने कई पोर्टल खोल दिए हैं और वहां से पैरेलल वर्ल्ड से हमारे हीरो जैसे ही अलग अलग हीरोज आ रहे हैं, जिसमें आप अलग अलग हीरोज भी देख सकते हैं उसी टाइप जी। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो ये वाला, हाँ दूसरा निकालो, इसके पहले वाला कहाँ था? ये तो अधूरा बना। ये दिखाइए।
ये देखिए, ये पेपर पे हाथ से ये ड्राइंग। ये सारा कुछ हाथ से बनाया हुआ है? जी बिल्कुल। ये क्या सारा कुछ नहीं है, सारा कुछ नीचे तक है। इतना महीन और बारीक काम? जी पास से देखना चाहे देख सकते हैं। वाह। चलिए सर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ, उसके पहले हम दूसरे बड़े सवाल पे जाएं। वो 3 इच्छाएं आपके मन में क्या हैं, जो अगर ईश्वर आपके सामने आके आज खड़े हो जाए और बोले कि जो आपको मांगना है, कोई भी 3 विश मुझसे मांगे, तो वो 3 विश आपके लिए क्या है? सबसे पहली विश तो है कि अंतिम समय तक काम करता रहूं, ये क्रिएटिविटी वाला ही हाथ ना रुके। इसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो साहित्य का, जो मनोरंजक साहित्य का या जिसका भी एक जो स्तर था, वो और बढ़ के वापस आए। भारत की जो पुरानी पहचान थी लेखकों में, लेखन में, कविताओं में, जो हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे नाम हुए हैं, वो वापस हमारा साहित्य वापस वैसा हो, हमारा कल्चर वापस वैसा हो, ताकि हम। और तीसरी जो मेरी इच्छा है, वो इच्छा कह भी सकते हैं, नहीं भी, नए नए स्थान देखने की इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो पाई, वो कई सालों से चल रही है। ईश्वर से कहना चाहूंगा कि इच्छा मेरी है, जैसे मैं अपना सामान लेके भ्रमण करूं, कहीं पर 1 महीना रुक गया, कहीं 2 महीने रुक गया, और वहीं पर अपना काम करूं, कुछ ड्रॉ करूं, कुछ वहां से संबंधित लिखूं, लोगों को पढ़ाता रहूं, देता रहूं और आगे चल दूं, फिर कहीं और बैठ के वही काम। जी। खाना बदोश जैसी, मतलब मेरी जो भी इच्छाएं हैं इन्हीं से संबंधित हैं। मैं चाहूंगा कि क्या आपका कभी मन नहीं किया या कभी मन में ये खूक नहीं हुई कि काश मैंने सुपरमैन को बनाया हो? इच्छा नहीं आई, बल्कि इस इच्छा का जो एक दूसरा पक्ष है वो आता है कि मैंने जिस चीज को रचा है उसको मैं उस ऊंचाइयों तक ले जाऊं। उस पात्र को बनाना कभी मेरा सपना नहीं रहेगा। जो मेरा अपना सपना है, उस सपने को मैं उस ऊंचाई तक ले जाऊं, ये इच्छा है। बाकी मुझे किसी पात्र से कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसे मुझे बनाना है। ईर्ष्या से दूर रहने का। आपकी आवाज कट गई है थोड़ी सी। मैं आपसे कहता है कि आज के युग में अगर कोई मानव ईर्ष्या से बिल्कुल दूर है, तो मैं अपने सुनने वालों के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि ईर्ष्या से दूर रहने का सूत्र क्या है? जी नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ईर्ष्या से बिल्कुल दूर नहीं हूं। मुझे भी ईर्ष्या होती है, काफी तेज होती है, लेकिन मैं ईर्ष्या का हमेशा जो एक सकल पक्ष है वो देखता हूँ, जो सकारात्मक पक्ष है वो देखता हूँ। मुझे अगर ईर्ष्या है तो मुझे ईर्ष्या उससे नहीं है कि उसने अच्छा कैसे किया। मुझे अपने आप से लगता है कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और उसके लिए क्या है मुझे करना चाहिए। मैं अपनी तरफ देखता हूँ, उसकी तरफ कि उसने क्यों किया। मैं ये देखता हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। कभी आपने सोचा नहीं कि इस पे फिल्म बनेगी तो मेरे कौन से कैरेक्टर को बॉलीवुड का कौन सा हीरो सूट करेगा? कभी मन में ख्याल तो आया होगा? देखिए, जब तक ख्याल आता है ना, तब तक वो हीरो बुढ़ा हो जाता है। तो ऐसे 3-4 हीरो आगे चले गए जो उस समय लगते हैं कि हाँ बहुत अच्छा सूट करेंगे, लेकिन फिर नहीं करते हैं। हमारे फैंस वगैरह भी जो अलग अलग फोरम पे बताते रहते हैं कि ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, इसको ट्राई कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, लेकिन और दूसरे मेरा अनुभव है कि फिल्म में वो पसंद नहीं करते कि दूसरी लाइन का आदमी दखल। अगर फिल्म बनेगी तो हमारे फिल्म लाइन का, जिसको बॉलीवुड हम कहते हैं, उनकी सोच ये कि उनका राइटर लिखे, क्योंकि आपको पता नहीं क्या काम करते हैं जी, आपको पता नहीं कि कैसे लिखते हैं, वो लिखेगा जी। वो क्या लिखेगा, वो फिल्म के हिसाब से लिखेगा जी। वो अलग बात है कि जब आप चीज देखेंगे बाद में तो आप कुछ उसमें बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि पात्र काफी बदल जाते हैं। अच्छा, ये कई जगह बात चली, जैसे सुपर कमांडो ध्रुव है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं बीच में नहीं था, किन्हीं 3 अलग अलग पार्टी, पब्लिशर और अलग पार्टीज के बारे में बात चल रही, सुपर कमांडो ध्रुव की, कि इस पर हम लोग एक एनिमेशन बनाते हैं जी। तो उनका मानना था कि अब सुपर कमांडो ध्रुव है तो अगर ऑडियो विजुअल में जाएगा तो इसको कुछ और काम करना चाहिए, जैसे सुपरमैन रिपोर्टर है
अच्छा तो उन्होंने कहा कि इसको पिज्जा बॉय बना देते। जी। तो वो पिज्जा लेके अलग अलग जगह जाएगा और वहां पर क्राइम होगा, उससे निपटेगा। फिर किसी ने कहा कि इसको बूट नहीं पहनाते हैं, जूता पहना देते हैं, इसके बाल ऐसे नहीं ऐसे कर देते। 4-5 मीटिंग के अंदर वो करेक्टर तो गायब हो गया था, जो जिसका नाम सुपर कमांडो ध्रुव था, वो पिज्जा पहुंचाने वाला कोई नया ही करेक्टर बन गया। जी। तो कई बार इस तरीके से काम होता है, भगवान की दया थी कि नहीं बन पाया। बट आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब तक कुछ आप खोने को तैयार नहीं हो गए, ये सुपर कमांडर ध्रुव कभी बड़ी स्थिति पे पहुंच नहीं पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ तो ये तो पब्लिशर्स को सोचना है, क्योंकि कॉमिक लाइन का ऐसा है कि राइटर के पास तो राइट्स होते हैं, ये कॉपीराइट तो पब्लिशर के ही पास होते हैं, और प्रयास वही लोग करते हैं। मुझे तो खैर ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है कि वो क्या प्रयास करते हैं, थोड़ी बहुत कभी डिस्कशन हो गया तो बताते हैं, लेकिन वैसे तो मुझे पता नहीं रहता क्या बात हो रही है। तो वहां पर भी जो मैंने शुरुआत में आपको समस्याएं बताई वही होती है, कभी कॉपीराइट, कभी सिनेमा के हिसाब से, वो जो इंट्रिकेसीज हैं उसमें बात कभी बन नहीं पाती है। ये करीब 5-6 साल से चल रहा है। क्योंकि मुझे बमों का निर्माण क्या इसलिए नहीं करते हैं कि हमें क्षमता नहीं है, या इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास इस तरह की फिल्मों को देखने वाले नहीं होते तो स्पाइडरमैन मूवी बिल्कुल ठीक के चक्कर में फिल्में फ्लॉप होती, लोग फिल्म की रिलीज डालते जी। फिल्में देखने वाले बहुत हैं। हमारी इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट से काम लेने की परिपाटी नहीं। वहां पर अगर आप किसी खास उस पे बना रहे हैं कोई फिल्म, तो आपको खास जानकारी वाले आदमी का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर वो खास जानकारी आप नहीं लेंगे तो उस चीज को आप ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि वही तैराकी वाली बात, सिर्फ हाथ पैर मारना तैरना नहीं होता जी। अगर आप सुपर हीरो बना रहे हैं तो आपको वैसी सोच चाहिए कि बिगर देन कैनवस आप क्रिएट कर सके कैरेक्टर। वो मुझे लगता है कि ऐसा कल्चर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं। उनके अपने ग्रुप्स हैं, अपने राइटर्स हैं, अपनी सोच है। देखिए, आप क्रिस 4 अब तक नहीं बन पाई है, पता नहीं, हो सकता है बने कभी। तो देखने वाले तो हैं लेकिन बनाने वाले नहीं। और बनाने वाले इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद ही सब काम करना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट लोगों को शामिल नहीं करना चाहते। चलिए हम थोड़ा सा ट्रैक बदलते हैं जी। आप ये बताइए कि कार्टून की दुनिया से जब आप बाहर आते हैं, जब अपने जो 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 पात्र आपने तैयार किए हैं, जब उससे बाहर आते हैं, तो आप और क्या आप शौक में आपके आप क्या करते हैं? तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शौक ही काम बन गया है। कुछ तो होगा, मतलब जैसे फूल पत्ती, गाना, खाना, कुछ तो होगा। फूल पत्ती थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन वो भी उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। तो ज्यादातर समय तो देखिए सोने में, कुछ सोशल मीडिया पर रहने में, कुछ अपने फैंस के साथ बैठ के कुछ ऐसी एक्टिविटी करने में, कुछ फ्यूचर प्लान करने में, ऐसा मतलब जिसको कि मैं कहूं कि हाँ ये मेरी हॉबी है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई हॉबी जो थी सब पीछे छूटती चली गई। कभी टीवी देखना हॉबी हुआ करती थी, मूवीज देखना हुआ करती थी। मैं जब यंग था तो जुनून था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, लेकिन अब ऐसा कोई शौक बचा नहीं लगता है। अच्छा, अगर आपको एक शब्द में अपने पूरे व्यक्तित्व का सार डालना हो तो वो एक शब्द कौन सा होगा? मैं क्या कहूँ, मैं डिस्प्ले कहूंगा मेरा व्यक्तित्व। बल्कि मैं काम से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन काम से भी मैं उतना नहीं जुड़ा हूँ। आपने कहा पात्र की दुनिया से बाहर आते हैं, मैं पात्र की दुनिया में रहता ही नहीं। अच्छा। मैं जितनी देर है मैं बस उतनी देर रहता हूँ, फिर स्विच ऑफ है। आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं।
कोई भी काल्पनिक चीज नहीं। ये आपके लिए मुश्किल नहीं होता है? एक भी दुनिया आपने वहां तैयार करके रखी है, एक दुनिया आपने यहाँ पे तैयार करके रखी है, इन दोनों के बीच में आना जाना, रोज सुबह वहां जाना, रात में वहां पे, ये क्या ये बहुत आसान है अमित जी, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। मैं जब इस दुनिया में जाता हूँ तो इस दुनिया में मैं कल तक के काम सेट करके आता हूँ कि मुझे कल शाम तक क्या करना है जी। तो मुझे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जब उस दुनिया में जाऊंगा मुझे पता है मुझे कल क्या करना है, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। बट आप एक बात बताएंगे, जब आप बातें कर रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में जो एक कलाकार की छवि है, ठीक है, कि भाई वो जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसकी एक अलग सोच होती है, उसकी एक अलग अलग दुनिया होती है, उसके लाइफ में कुछ व्यवस्थित नहीं होता है, वो अस्त व्यस्त होता है और वो चीज़ों को भूल जाता है, वो अपने अपने जो पात्र की दुनिया है उसमें खो जाता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो तो मतलब उससे तो कई लोगों का दिल जो कलाकारों से लगा है वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है या होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो एक सोच है कि कलाकार को एकाकी होना चाहिए, वो एकाकी होना चाहिए, लेकिन एकाकी का अर्थ नहीं है कि आप समाज से दूर रहें, अलग रहें। आप जब काम करें तो अकेले रहें, आप अपनी सोच के साथ रहें, लेकिन आप समाज से कट जाएं। और अगर आप कलाकार हैं तो आपका दायित्व सिर्फ कला की दुनिया के प्रति नहीं है। आपको आपके अंदर ईश्वर ने अगर ये शक्ति दी है कि आप किसी चीज को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, आपका दृष्टिकोण अगर अलग हो सकता है, लोगों को उसमें एक नई चीज आप दिखा सकते हैं, तो आपको हर जगह वो अपनी क्षमता लगानी चाहिए जी। आप पॉलिटिक्स में भी लगानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, आपका जैसा विचार है, आपको बताना चाहिए कि मुझे ये दिख रहा है, और कोई तर्क कर सकता है आपसे कि आपको ये दिख रहा है तो गलत है या सही, वो अलग बात है। लेकिन अगर मेरे पास ये शक्ति है कि मैं किसी परिस्थिति को किसी अलग दृष्टिकोण से देख सकता हूँ, तो मुझे उसको हर जगह लागू करना है। आपने अभी बात में, संवाद में राजनीति शब्द का प्रयोग किया। एक आर्टिस्ट होते हुए आपको क्या लगता है, एक आर्टिस्ट को राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति को सिर्फ दूर से देखना चाहिए, समझना चाहिए, या एक आर्टिस्ट का ये दायित्व होता है कि वो राजनीति को देखे, समझे और उसको सही करने में जो योगदान वो कर सकता है वो भी करे? आप इनमें से क्या करते हैं? कलाकार को सेतु होना चाहिए। ये जितनी भ्रम की स्थितियां हैं, भ्रम फैलाने वाले और भ्रम को ग्रहण करने वाले लोगों के बीच में सही सेतु बनना चाहिए। उसको बल्कि चीजों को और अच्छा करना चाहिए, उसके अंदर से जो चीजें निकल के और परिष्कृत हो, जिससे भ्रम दूर हो, लोगों को सुंदरता दिखाई दे। हर चीज, कलाकार को हर चीज ग्रहण करके हर चीज दूसरे को देनी। कलाकार को रिजिड नहीं होना चाहिए, कलाकार को जैसा कैटलिस्ट होता है ना, वो होना चाहिए, दोनों तरफ से रिएक्शन कर और खुद बाहर निकल आए बिना लिप्त। देखिए, आपने ये बात कही तो मेरा मन तो करता कि मैं आपकी बात को मान लूं, लेकिन आजकल का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है ना, उसमें बिना लिप्त हुए बाहर आना संभव है। तो मेरा प्रश्न अनुपम सिन्हा जी से ये है कि जब सारा देश क्या बल्कि सारी दुनिया ही मान लीजिए, जब दो बिल्कुल साफ हिस्सों में बंट चुका है, राइट और लेफ्ट, तो अनुपम सिन्हा जो एक कलाकार हैं, वो इस लेफ्ट और राइट के जो बीच की जगह है, क्या वो वहां पे खड़े होते हैं, या वो लेफ्ट की तरफ लीन करते हैं, या क्या वो राइट की तरफ लीन करते हैं? ये सारे जो शब्द हैं अमित जी, सब हम लोग को कहीं ना कहीं से आए हैं, हम लोग ने तो इजाद किए नहीं। देखिए, ये आप बनाए हैं कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है। आप बिल्कुल जी ग्रे में चलने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अगर आप तो अवश्य ही जानते होंगे, आपका मैं जब कुछ आपके बारे में बोलूं जी, इजाजत है जी। मैंने जब आपकी किताबें देखी शुरू में और आपकी इंग्लिश में किताबें देखी, तो मुझे लगा कि आपकी सोच भी कुछ उसी तरीके की होगी जैसे आमतौर पर एक जिसको हम एलीट क्लास बोलते हैं, संभ्रांत सोच, जो कि बड़ी परिष्कृत होती है और बहुत करेक्टिव होती है,
लेकिन धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया के जरिए और बाकी उसके जरिए आपसे जुड़ा, तो मुझे पता लगा कि आपकी हिंदी भाषा भी उतनी अच्छी है जितनी आपकी अंग्रेजी। जी और आपकी अगर भाषा अच्छी है तो इसके पीछे जरूर प्रयास रहा हो, जी कहीं ना कहीं कुछ पठन पाठन रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव रहे होंगे। तो इसका मतलब चीजें उतनी सीधी सरल नहीं है जितनी दिखती। अगर मैं आपके ऊपर सोचता कि आपके ऊपर प्रभाव ऐसा ही होगा और मैं उसी तरीके से अपनी मानसिकता तय कर लेता कि मैं इनसे ऐसे ही बात करूंगा, तो मुझे लगता है वो गलत होगा। जी अब मैं आपको जैसे अब थोड़ा सा बेहतर जाना हूं, तो मैंने चूंकि कभी भी आपके प्रति कोई नजरिया नहीं बनाया, ऐसा कोई जो कि बड़ा दृढ़ हो जिसको कि मैं मोल्ड नहीं कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर स्थिति में भी आपसे संवाद कर। आपने जो कहा कि दुनिया दो धड़ों में बट चुकी है, स्पष्ट है, हर जगह दो धड़े हैं, ये तो मैं महाभारत समय से देखता आ रहा हूँ। दोनों पक्ष करेक्टिव हैं, दोनों दो धड़े में बटे हैं और हैं सब एक ही परिवार के हिस्से, तब से चला आ रहा है यही। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, कृष्ण बनिए। आपको पांडव सही लगते हैं तो कौरवों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि जो सही है उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। वो गलत को हम उसको नहीं कहते, उनकी सोच को, उनके विचार को हमें जीतना है किसी भी कीमत। ये जो आपने बात जो कर दी ना, ये तो मतलब ब्लैक वाइट ग्रे सबसे आगे की बात। और यहाँ पे जो आपके बात में अगर कोई एक रंग में दे पाता तो उसका रंग होता है पर्पल। क्योंकि ये बहुत गूढ़ बात आपने की है कि बिना पक्ष लिए हुए हमको अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हम सत्य के साथ रहेंगे। वो सत्य चाहे राइट का हो या लेफ्ट का हो या बीच का हो या कहीं का हो, हम सत्य के साथ रहेंगे। हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि सत्य को आगे ले जाने में हम सत्य की सहायता करें। सर, आपसे बात करके आज बहुत ही आनंद आया और हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ से भेज रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम सुपर कमांडो ध्रुव और आपके तमाम जो किरदार हैं उनको हम बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे देख पाए। जी, मैं इनको भी सुना दे रहा हूँ। जी, और मेरा आपसे आखिरी प्रश्न जो है वो ये है कि अगर आप एक दिन के लिए अगर आप सुपर कमांडो ध्रुव बन पाए या अगर आप बन जाए तो उस एक दिन में आप भी क्या क्या काम करते हैं? उस एक दिन में तो आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछ दिया। मैंने कभी सोचा नहीं कि ध्रुव को अगर एक दिन में करना पड़ा तो वो क्या करेगा। फिर भी ध्रुव का जो मुख्य काम है वो समाज को सुरक्षा देने का है, चाहे किसी भी तरीके से दी जाए। तो अगर मैं ध्रुव बन पाता तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कम से कम कुछ अपराधियों को सही राह दिखा पाता। जेल की, वो जेल के जरिए हो तो जेल के जरिए, बिना जेल के जरिए हो तो बिना जेल के जरिए, जैसा भी हो वैसा कर पाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए बना हूँ। मैं कागज तक ही ठीक हूँ, मतलब मैं एक्शन में जाकर वो ये वाला काम तो नहीं कर सकता। तो जैसा हमने आज देखा, कॉमिक क्रिएटर चरित्र का निर्माण नहीं करता है, सिर्फ कॉमिक कैरेक्टर का निर्माण नहीं करता है। जब वो क्रिएटर अनुपम सिन्हा जी जैसा होता है तो वो अपनी बातों में बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, दूरता के साथ ब्लैक एंड व्हाइट से बचते हुए वो एक नए रंग की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। और ये हमारा शायद पहला शो रहा होगा जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट ना होते हुए भी हमको इनसे बात करने में बहुत मजा आया। और मुझे पूरा ये भरोसा है कि आप सबको भी इनकी बातों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये खुद भी बहुत इंस्पिरेशनल है, इनकी बातें भी बहुत इंस्पिरेशनल है। तो सर, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और हमारे सारे दर्शक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए शो में और फिर आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। अमित जी, अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद और सभी सुनने वालों का धन्यवाद कि उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ब्लैक एंड व्हाइट या कोई बहुत जबरदस्त बात कही, फिर भी आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।